हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाहिद जमाल और आपका स्वागत है गवर्नमेंट एग्जाम वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ओके, वी विल डिस्कस टुडे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम है क्या? किसी भी एलिमेंट का या तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है, जो सबसे छोटा चीज होता है, वो है एटम। एटम का यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये एटम है। एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, नाभिक। ओके, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं चार्जलेस या न्यूट्रली चार्ज्ड। ओके, नाभिक के आसपास होते हैं ऑर्बिट्स या शेल्स या कक्ष। ओके, कक्ष होते हैं, और शेल्स में, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले शेल को बोलते हैं के शेल, दूसरे शेल को बोलते हैं एल शेल, तीसरे शेल को बोलते हैं एम शेल, फोर्थ शेल को बोलते हैं एन। ओके, के एल एम एन, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड। ओके, सबसे पहली बात एटम के बारे में की, उनका नाम है महर्षि कनाड। ये एंशंट इंडिया के हैं। ये प्राचीन भारत के हैं साइंटिस्ट, महर्षि कनाड। इन्होंने बोला कि सारे सब्सटेंस जो हैं, सारे पदार्थ जो हैं, वो एटम से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। और एटम क्या है? सिंपल एंड अनचेंजेबल, सरल और अपरिवर्तनीय। ओके, सबसे पहली बात एटम के बारे में, परमाणु के बारे में की है कनाड ने। वो बोल रहे हैं कि पदार्थ जो है किससे बना है? एटम से बना है। एंड एटम इज सिंपल एंड अनचेंजेबल, सरल एंड अपरिवर्तनीय। एटम वर्ड जो है ये ग्रीक और लैटिन लेटर से बना है। इसका मतलब होता है इनडिविजिबल पार्टिकल, मतलब अविभाज्य कण। इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट कम जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने बोला सारे पदार्थ, सारे सब्सटेंस एटम से बने हुए हैं। सारे सब्सटेंस किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। और एटम्स क्या है? इनडिविजिबल पार्टिकल, अविभाज्य कण, मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते। जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी, तो इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। परमाणु सिद्धांत के जनक कहा जाता है इन्हें, फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। इनको कहा जाता है, जॉन डाल्टन को कहते हैं। okay? तो महर्षि कनाड ने कहा कि हर पदार्थ, हर सब्सटेंस, हर मटेरियल एटम से बना हुआ है। एटम क्या है? सरल और अपरिवर्तनीय, सिंपल एंड अनचेंजेबल। और डाल्टन ने क्या कहा? हर पदार्थ, हर सब्सटेंस एटम से बना है। और एटम्स क्या है? एटम्स इज इंडिविजिबल पार्टिकल, अविभाज्य कण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, क्योंकि इन्हें कहते हैं फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो पहला बात है इसमें कि हर सब्सटेंस, हर पदार्थ, हर मटेरियल एटम से बना हुआ है। और एटम इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा इनडिविजिबल पार्टिकल है, अविभाज्य कण है। ओके, जो एटम्स होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के, एक एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टीज को सेम होते हैं, उनके आइडेंटिकल होते हैं सारे प्रॉपर्टीज। मतलब उनका कलर, उनका शेप, उनका प्रक्रिया, रासायनिक या द्रव्यमान, ये सब क्या हो जाएगा? सब सेम होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, इंडिया का ऑक्सीजन और यूएसए का ऑक्सीजन में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ सेम एलिमेंट, गिवन एलिमेंट। इसका द्रव्यमान, शेप, साइज, का रिएक्शन, उसका जो रासायनिक क्रिया है, वो सब बराबर या समान होगा। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दो एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे, एक लेते हैं आयरन, दूसरा लेते हैं गोल्ड। तो आयरन और गोल्ड के प्रॉपर्टीज में क्या होगा? फर्क होगा। तो दो अलग अलग अगर हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं, कार्बन और नाइट्रोजन लेते हैं, या फिर आयरन और गोल्ड लेते हैं, सिल्वर और यूरेनियम लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? एटम्स में चेंजेस आ जाएगा। ओके, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलेंगे तो या तो मॉलिक्यूल बनाएंगे, या तो कंपाउंड बनाएंगे, या तो अणु बनाएंगे, या तो यौगिक बनाएंगे। ठीक है, और लास्ट बात है, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मतलब इसका है, परमाणु को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना इसे नष्ट किया जा सकता है। तो फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कौन है? जॉन डाल्टन। इन्होंने क्या दिया? एटॉमिक थ्योरी दिया। ओके, एटॉमिक थ्योरी दिया इन्होंने। इन्होंने बोला कि हर पदार्थ किससे बना है? एटम से बना है। एटम क्या है? वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, इनडिविजिबल पार्टिकल, अविभाज्य कण है।
एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज, मतलब अगर हम लोग लेते हैं कार्बन को तो पूरे देश में, पूरे दुनिया में जितने भी कार्बन्स होंगे, जितने भी सेम एलिमेंट होंगे, उसका प्रॉपर्टीज, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वो एग्जिबिट कर रहे हैं वो सेम होगा, सिमिलर होगा या आइडेंटिकल होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन प्रॉपर्टीज, दो अलग अलग एटम है अलग अलग एलिमेंट का, इन लोगों का जो प्रॉपर्टी होगा, इन लोग का जो गुण होंगे वो अलग अलग होंगे। ओके, दो एटम या दो से ज्यादा एटम मिलकर मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, अणु या यौगिक बनाएंगे। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये किसका थ्योरी है? जॉन डाल्टन का थ्योरी है। जॉन डाल्टन को बोलते हैं फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। ओके, अब आते हैं एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। जे थॉमसन जो है ये इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर है। इन्होंने क्या दिया? एटॉमिक मॉडल दिया पहले, ठीक है। एटॉमिक मॉडल कब दिया? 1898, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ष, अब इस वर्ष को। तो जॉन डाल्टन थॉमसन ने क्या किया? एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है। इसमें इस मॉडल को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पुडिंग, ये पुडिंग है। पुडिंग में क्या है? यहाँ पे जो प्लम है, किशमिश है, ये इसमें एम्बेडेड है, अंतर्निहित है। बहुत सारे आपको किशमिश दिख रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे पुडिंग में प्लम एम्बेडेड है, वैसे ही एटम्स में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। इन्होंने कहा इस प्लम पुडिंग मॉडल में। इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं वाटरमेलन का, तरबूज का एग्जांपल ले सकते हैं। वाटरमेलन में क्या होता है? वाटरमेलन जब काटते हैं हम लोग, तो वाटरमेलन में बीज उसमें अंतर्निहित होते हैं, उसमें एम्बेडेड होते हैं, घुसे हुए होते हैं। सिमिलरली वी कैन अंडरस्टैंड दैट जो एक एटम है उसका, उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें एम्बेडेड या अंतर्निहित है। ओके, प्लम पुडिंग मॉडल में बोला जा रहा है कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एम्बेडेड है। ये कह रहे हैं कौन? जे थॉमसन। ओके, इनका मॉडल का नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, यहाँ पे क्या है? ये एक एटम है। एटम में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या है? अंतर्निहित या एम्बेडेड। ओके, प्लम पुडिंग मॉडल। तो क्वेश्चन आएगा, हु प्रोपाउंडेड प्लम पुडिंग मॉडल? प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, किसने गढ़ा? आंसर होगा जे थॉमसन। ओके, अब आते हैं एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। इससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा इनका एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग में क्या किया इन्होंने? एक अल्फा पार्टिकल, ओके, तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ओके, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज। बीटा पार्टिकल होता है या तो पॉजिटिवली चार्ज या तो नेगेटिवली चार्ज, लेकिन ज्यादातर नेगेटिवली चार्ज। ओके, और गामा पार्टिकल जो होता है वो होता है न्यूट्रली चार्ज या चार्जलेस। तीन तरह के पार्टिकल्स है। इन्होंने क्या किया? अल्फा चार्ज लिया। क्या लिया? अल्फा चार्ज लिया। ओके, वी नो दैट जो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन्स क्या है? न्यूट्रली चार्ज या चार्जलेस। तो प्रोटॉन का चार्ज ही न्यूक्लियस का भी चार्ज हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस जो है, नाभिक जो है एटम का, परमाणु का, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया? अल्फा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ से क्या किया इन्होंने? अल्फा रेस को बॉम्बार्ड कराया गोल्ड फॉइल में। अब क्वेश्चन पूछता है गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, एयू क्यों लिया, गोल्ड क्यों लिया? ठीक है, इसका जवाब ये है, गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल मेटल। गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल मेटल। इसका मतलब है कि गोल्ड ऐसा मेटल है, ऐसा एलिमेंट है जिसको, ऐसा धातु है जिसको हम लोग चपटा करके चादर की तरह पतला कर सकते हैं, शीट की तरह पतला कर सकते हैं। इसीलिए गोल्ड का इस्तेमाल रदरफोर्ड जी ने किया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? ये जो गोल्ड फॉइल लिया, ये बहुत पतला था। फॉइल जानते हैं आप लोग, बहुत पतला सा होता है। ठीक है, इसके आसपास क्या किया? डिफ्लेक्शन स्क्रीन लगा दिया। अब जब अल्फा रेज इसमें पड़ा एटम्स पे, तो एटम्स पे पड़ने पे जब न्यूक्लियस पे पड़ा तो ये टकरा के वापस आया, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। हम लोग ने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, है ना। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, न्यूक्लियस पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा तो क्या करेगा? रिपेल करेगा।
तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस ऑफ एन एटम नाभिक पे पड़ा परमाणु के, तो वो डिफ्लेक्ट कर गया। क्या किया? डिफ्लेक्ट कर गया। तो दोनों पॉजिटिव है, रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने? रिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन जो खाली पार्ट्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस पे जो पढ़ा वो क्या किया? डिफ्लेक्ट कर गया। लेकिन जो खाली जगह पे पड़ा वो क्या किया? वो पार हो गया। ये डिफ्लेक्शन स्क्रीन में ये सब आ रहा था, दिख रहा था, समझ में आ रहा था इस प्रयोग से। एक सवाल और पूछते हैं, ये जो गोल्ड का जो फॉइल लिया, इसमें कितने, इसका थिकनेस में कितने एटम्स थे? थिकनेस में कितने एटम्स थे? 1000 एटम्स। ये क्वेश्चन है, किसी IQ का क्वेश्चन है। तो why Rutherford took a gold foil? Because gold is the most malleable metal, okay? And गोल्ड का फॉइल जो लिया था उन्होंने, उसका थिकनेस कितना था? 1000 एटम्स के बराबर उसका थिकनेस था। ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस में, और एटम्स के बीच में न्यूक्लियस है, नाभिक है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और उसके आसपास शेल्स है, शेल्स में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया, रदरफोर्ड मॉडल में बता रहे हैं कि एटम के बीच में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और इसके आसपास जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे हैं शेल्स में, स्पेसिफिक पार्ट्स में। रदरफोर्ड ने डिस्कवरी किया न्यूक्लियस का, नाभिक का, एटम में, परमाणु में। ओके, अब सवाल आता है, हु कॉइन्ड द टर्म न्यूक्लियस इन केमिस्ट्री? तो न्यूक्लियस जो है केमिस्ट्री में, इसको कॉइन्ड किया, इसका नाम गढ़ा, नामकरण किया माइकल फैराडे ने। यहाँ दो क्वेश्चन बन रहे हैं, दो सवाल बन रहे हैं, दो प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न है कि न्यूक्लियस किसने खोजा? न्यूक्लियस के खोजकर्ता कौन है, डिस्कवरर कौन है? आंसर होगा रदरफोर्ड। क्या आंसर होगा? रदरफोर्ड। ओके, लेकिन अगर सवाल पूछे, प्रश्न पूछे कि न्यूक्लियस टर्म वाज कॉइन्ड बाय, किसने न्यूक्लियस टर्म, नाभिक टर्म को कॉइन्ड किया? ओके, तो आंसर क्या होगा? माइकल फैराडे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग समझ रहे हैं, रदरफोर्ड ने क्या लिया? अल्फा पार्टिकल्स लिया। अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल में बॉम्बार्ड कराया, टकराया। जब टकराया तो नाभिक से जब जाएगा वो डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि नाभिक भी पॉजिटिव, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, और अल्फा रेज भी पॉजिटिव, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, यहाँ पे क्या हुआ? न्यूक्लियस पे पड़ने पर ये वापस चला गया, और जो खाली जगह है, जो ऑर्बिट्स की तरफ जो एम्प्टी स्पेसेस है, वहां से पास होने पर ये पार हो गया। तो रदरफोर्ड ने ये खोज किया कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। ये इसका निष्कर्ष है, ये इसका कंक्लूजन है। ओके, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन एटम? आंसर इज रदरफोर्ड। ओके, बट हु कॉइन्ड द टर्म न्यूक्लियस? द आंसर वुड बी माइकल फैराडे, एम फैराडे। ओके, अब हम लोग आते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम में 3 मेजरली सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम में। इसको याद कैसे करेंगे? पेन। पेन का मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रली चार्ज है, इसलिए उसका नाम न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रली चार्ज या फिर चार्जलेस। ओके, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पेन के बारे में। यहाँ पे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाई वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉन एट फर्स्ट? ओके, द आंसर इज इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1897। ओके, 1897 में इस इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। किसने किया खोज? इट वाज डिस्कवर्ड बाय, खोज करता है इनके थॉमसन, जे थॉमसन। वही थॉमसन है जिन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। ओके, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज particles, negatively charged particles which revolve around the nucleus of an atom। किसी भी परमाणु के एटम का नाभिक के आसपास जो घूर्णन करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, कूलम इज यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, ये कहाँ से मिला हम लोगों को? ये मिला मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स के तेल बूंद प्रयोग, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, विच इज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम।
minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is the charge of electron which was discovered by Millikan. By which experiment? Millikan's oil drop experiment. Okay. इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. मास कितना है? द्रव्यमान कितना है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ओके, या फिर ग्राम में अगर इसको एक्सप्रेस करे तो ग्राम में आ जाएगा 9.1 into 10 to the power minus 28 ग्राम. ओके, ये आ जाएगा. ओके, तो ग्राम में 3 कम हो जाएगा क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं. 1000 ग्राम मतलब 3 जीरो से मतलब 3 जीरो माइनस उससे होगा तो 21 से 3 जाएगा तो 28 आएगा. द्रव्यमान कितना है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg या फिर 9.1 into 10 to the power minus 28 ग्राम. Okay, either of the two will be in the option. Okay, charge of an electron was discovered by Millikan's oil drop experiment. और Millikan को इसके लिए केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था. नोबेल प्राइज मिला था 1920. ओके, 1923 में मिला. अब आते हैं प्रोटॉन में. प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर होता है. ओके, तो प्रोटॉन कब खोजा गया? 1919 में खोजा गया. 1919 में खोजा गया. इसके खोजकर्ता कौन है? डिस्कवरर कौन है? गोल्डस्टीन. याद कैसे करेंगे? पीजी. प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्ड. ओके, पीजी से याद कर सकते हैं. इन विच ईयर? 1919 में इसका डिस्कवरी हुआ. एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस में होता है और इसके वजह से न्यूक्लियस का चार्ज भी पॉजिटिव. ओके, ये याद रखना है आपको. प्रोटॉन का चार्ज कितना है? प्रोटॉन का चार्ज है +1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पढ़ा. अगर आप वो याद कर लेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज भी याद आपको हो जाएगा क्योंकि सिर्फ साइन का फर्क है, चार्ज में प्लस और माइनस का फर्क है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. प्रोटॉन का चार्ज है +1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. ओके, को उल्टा कर देना है. सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड सेम है, परिमाण सेम है, सिर्फ चार्ज क्या है? अपोजिट है. इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव. ओके, प्रोटॉन का मास कितना है? -1.6 into 10 to the power minus 27 kg. मतलब ये लगभग 2000 टाइम्स भारी है इलेक्ट्रॉन से. लगभग. ओके, लगभग 2000 टाइम्स ये मैसिव है, भारी है देन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हल्का है एज कंपेयर टू प्रोटॉन. ओके, हमारा तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन. ओके, न्यूट्रॉन की खोज हुई 1932 में. 1932 में हुई न्यूट्रॉन की खोज. इसने की. खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता है कैडविक, जेम्स कैडविक. ओके, नॉट चैडविक. ओके, जेम्स कैडविक ने किया न्यूट्रॉन की खोज 1932 में किया. न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है? एक न्यूट्रल पार्टिकल है. मतलब इसका चार्ज क्या है? 0. ये चार्जलेस है. ये चार्ज लेस है, उदासीन पार्टिकल है. ओके, इसके चार्ज कितने हैं? 0. इसका मास कितना है? 1.6 into 10 to the power minus 27 kg. तो सवाल पूछेगा आपसे, प्रश्न पूछेगा कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में सबसे भारी कौन है, सबसे हल्का कौन है? इसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद कर सकते हैं, नोप. तो व्हाट्सएप वगैरह में बहुत लिखते हैं नोप. नोप फीराइट है ना, एनजी वगैरह तो और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको. तो ओ को हटा दीजिए यहाँ से. एन से न्यूट्रॉन, पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन. सबसे भारी है न्यूट्रॉन, उसके बाद है प्रोटॉन, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन. तो नोप, न्यूट्रॉन सबसे भारी, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का. ओके, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है. इस टेबल में सब तीनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है. ठीक है, पहला है हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. सिंबल क्या है इलेक्ट्रॉन का? E, प्रोटॉन का P, न्यूट्रॉन का N. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रली चार्ज या उदासीन कण. चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10 to the power 19 कूलम. चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज +1.6 into 10 to the power -19 कूलम. दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ अपोजिट साइंस है. इलेक्ट्रॉन का -1.6 है, प्रोटॉन का +1.6 into 10 to the power -19 कूलम. कूलम इज यूनिट ऑफ चार्ज.
और न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है? 0, 0, चार्जलेस है क्योंकि ये उदासीन पार्टिकल है। यूनिट चार्ज कितने हैं? -1 ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का +1, न्यूट्रॉन का 0। मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन का। अगर आप इन दोनों का स्किप करेंगे तो चलेगा, बट इलेक्ट्रॉन का मास, द्रव्यमान आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कितना है द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, या फिर 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। इधर ऑफ द टू विल वर्क, ओके। ऑप्शन देखेंगे आप कौन सा सही है, यूनिट के साथ देखेंगे ऑप्शन और उसके साथ वो लगाएंगे। 9.1 इंटू 10⁻31 kg और 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, ओके। इलेक्ट्रॉन का मास। तीनों में सबसे भारी कौन है? न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, ओके। देन आता है रिलेटिव मास। रिलेटिव मास कितना है? लगभग 2000 गुना इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों से छोटा है, लगभग 2000 गुना। ये इसको लगभग 2000 कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं इस फैक्ट को, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से लगभग 2000 गुना, 2000 टाइम्स लेस मासिव है, ओके। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग बराबर का मास रखता है। सिंबॉलिक नोटेशन क्या है? EPN। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन, या फिर थॉमसन सिर्फ याद रख सकते हैं। प्रोटॉन के डिस्कवरर कौन है, खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। आई टोल्ड यू टू रिमेंबर इट बाय PG। PG मतलब प्रोटॉन एंड गोल्डस्टीन, ओके। और तीसरा आंसर है न्यूट्रॉन के क्या हो जाएंगे? कैडविक। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, न्यूट्रॉन के डिस्कवरर कौन है? तो आंसर होगा कैडविक, ओके। आते हैं वर्ष में, कौन से वर्ष में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई? 1897 बाय J.J. थॉमसन, 1897 में हुई। प्रोटॉन की डिस्कवरी कब हुई? 1919, 1919 में हुई बाय गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज हुआ 1932 में, 1932 में बाय जेम्स कैडविक, ओके। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, देन डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की, देन डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। लेकिन सबसे भारी है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके बाद सबसे हल्का कौन है? ओके, होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब आते हैं नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल। बहुत फेमस साइंटिस्ट है केमिस्ट्री में, नील बोर, ओके। नील बोर का क्या है? एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल, ओके। नील बोर बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आसपास घूमता है इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। मतलब ये न्यूक्लियस है, नाभिक है परमाणु का, इसके आसपास जो फिक्स्ड ऑर्बिट्स है इसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो याद कैसे करेंगे फिक्स्ड ऑर्बिट्स? नील बोर, बोर से याद कर सकते हैं। अगर हम लोग अगर वो फिक्स्ड काम करेंगे, फिक्स खाना खाएंगे, रोज एक ही तरह का दाल चावल खा रहे हैं, फिक्स खाना खा रहे हैं रोज, क्या हो जाएंगे हम लोग? बोर हो जाएंगे, है ना। तो बोर हो जाएंगे, तो लाइक वाइज फिक्स्ड ऑर्बिट नील्स बोर। नील्स बोर ने कहा कि न्यूक्लियस के आसपास फिक्स्ड ऑर्बिट्स है, ओके। फिक्स्ड ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। याद क्या रखना है? फिक्स्ड ऑर्बिट्स। फिक्स काम करेंगे, फिक्स खाना खाएंगे तो वी विल गेट बोर हो जाएंगे। तो नील बोर से याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो किस में करता है? फिक्स्ड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ओके। जो न्यूक्लियस के आसपास शेल्स है, पहला शेल को क्या बोलेंगे? के। दूसरे शेल को क्या बोलेंगे? एल। तीसरे शेल को क्या बोलेंगे? एम। चौथे शेल को क्या बोलेंगे? एन, ओके। यहाँ पे हो जाएगा। और जब ये एनर्जी लेवल अपना ऑर्बिट्स चेंज करता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है? ठीक है, एनर्जी लेवल उसका चेंज होता है, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है बोर-बेरी स्कीम, ओके। बोर-बेरी, ये दो साइंटिस्ट हैं, बोर एंड बेरी। लोगों ने एक स्कीम बनाया इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट का, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट का, ओके। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स है उसमें रहते हैं, उसमें रिवॉल्व करते हैं। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, दूसरे शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तीसरे शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ऐसे करके ये वाला डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है 2n² रूल। एक क्वेश्चन आया था, बोर-बेरी स्कीम में 2n² रूल है, 2n² फॉर्मूला है। तो इस 2n² में n का क्या मतलब है? n किसको डिनोट कर रहा है? n का मतलब है नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट्स, n का मतलब है नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट्स, ओके।
2n स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिया किसने? बोरबेरी ने दिया, तो बोलते हैं बोरबेरी। तो समझते हैं हमारे पास कितने ऑर्बिट्स हैं, अभी 4 ले लेते हैं, ठीक है। पहला शेल को बोलते हैं के, सेकेंड शेल को बोलते हैं एल, थर्ड शेल को बोलते हैं एम, फोर्थ शेल को बोलते हैं एन। के एल एम एन, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर, बोरबेरी स्कीम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है? सेकंड शेल के लिए, फर्स्ट शेल के लिए 1, सेकंड शेल के लिए n लेंगे 2, थर्ड शेल के लिए n लेंगे 3 और फोर्थ शेल के लिए n लेंगे 4। ओके, व्हाट वुड बी द आंसर? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में कितने होंगे? पहले शेल में कितने होंगे? 2। दूसरे शेल में कितने होंगे? 8। तीसरे शेल में कितने होंगे? 18। चौथे शेल में कितने होंगे? 32। पांचवें शेल में कितने होंगे? 50। ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं कि शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। पहले शेल में होंगे 2 मैक्सिमम, दूसरे शेल में होंगे 8, इसमें होंगे 18, इसमें होंगे 32 चौथे शेल में। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे निकाला जा सकता है। क्या है ये? बोरबेरी स्कीम। बोर एंड बेरी से ने दिया था, बोरबेरी स्कीम से वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, 2n स्क्वायर रूल इज अ जनरल फॉर्मूला। n का मतलब क्या है? एक PYQ है, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल। इसका मतलब है n का मतलब है नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट्स। ओके, 2n स्क्वायर से वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल 2, इन सेकेंड शेल 8, इन थर्ड शेल 18, इन फोर्थ शेल 32। बोरबेरी स्कीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे इनर्ट गैसेस या नोबल गैस। ओके, इनर्ट गैस या नोबल गैस। पहली बात, इनर्ट गैस क्या होता है? इनर्ट मतलब होता है, अगर मान लीजिए किसी इंसान को हम इनर्ट बोल रहे हैं, किसी बंदे को हम इनर्ट बोल रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो किसी से इंटरैक्ट नहीं करता, किसी से बातचीत नहीं करता। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो गैसेज हैं, ये किसी से इंटरैक्ट रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इनका नाम है इनर्ट। ओके, समझ में आ गया? देन आते हैं नोबल गैस। नोबल गैस क्या होता है? नोबल गैस मतलब होता है कि इन लोग नोबल गैसेज है। मतलब हुआ कि जैसे नोबल मतलब बड़े लोग छोटे लोगों से बात नहीं करते, तो ये लोग बड़े लोग हैं, ये लोग छोटे लोगों से किसी और से रिएक्ट बातें नहीं करते। ओके, इसीलिए इनका नाम इनर्ट गैस या नोबल गैस। ठीक है, ये जो हीलियम है ये डुप्लेट रूल फॉलो करेगा। मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। इसके अलावा जितने हैं सब ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे। मतलब इनके शेल में कितना होगा? लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 होंगे। 8 जो है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए किसी भी एलिमेंट का, वो ज़रूरी है। ठीक है, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा कोशिश करेंगे कि उनके वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में, अंतिम जो कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ऑक्टेट रूल को वो फॉलो करें। अब यहाँ पे पूछता है लिटरल मीनिंग ऑफ दीज गैसेज। तो हमारे पास कितने गैसेज हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon एंड रेडॉन। ओके, ये हम लोग हमारे पास 6 गैसेज हैं। हीलियम मतलब होता है, हीलियो मतलब होता है सन, हेलियोलॉजी स्टडी ऑफ सन, या फिर हम लोग पढ़ते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, है ना, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य जो है वो सोलर सिस्टम के बीच में है, केपलर ने दिया था ये थ्योरी। तो हीलियम मतलब होता है सन गैस। हीलियम मतलब क्या होता है? सन गैस। नियॉन, नियॉन मतलब होता है न्यू, नया, नव। नव को बोलते हैं न्यू, न्यू गैस, नियॉन गैस को बोलेंगे न्यू गैस। ओके, आर्गन मतलब होता है लेजी गैस। ओके, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन या क्रिप्टन से क्या होता है? जैसे कि एनक्रिप्टेड सुने होंगे आप, व्हाट्सएप में एनक्रिप्टेड होता है व्हाट्सएप, हमारा मैसेजेस व्हाट्सएप वाले नहीं देख पाते, एनक्रिप्टेड हिडन है उनके पास, ये क्या हो जाएगा? हिडन गैस। ओके, हिडन का लिटरल मीनिंग है सारे का। जेनॉन क्या है? जेनॉन मतलब होता है स्ट्रेंजर गैस। जेनॉन मीन्स स्ट्रेंजर गैस। ये यूपीएससी 2008 का सवाल है, प्रीलिम्स में आया था 2008 का, यूपीएससी में आईएएस के क्वेश्चन आया था कि स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं? आंसर होगा जेनॉन। ओके, देन कम्स रेडॉन या रेडिएशन गैस।
ठीक है। तुम्हारे पास सारे इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ओके, हीलियम इज सन गैस, नियॉन इज न्यू गैस, आर्गन इज लेजी गैस, क्रिप्टन इज हिडन गैस, जेनॉन इज स्ट्रेंजर गैस एंड रेडॉन इज रेडिएशन गैस। ये वाला सवाल प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यहाँ से आपका सवाल और बन सकता है। ठीक है, तैयार रहिए। अब आते हैं कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल अदर देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। पेन से याद करने को बोले थे आप लोगों को। पेन मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ओके, इसके अलावा और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ओके, सबसे पहले इसको इसको बोलते हैं एंटी पार्टिकल्स भी बोलते हैं, एंटी पार्टिकल। ओके, एंटी पार्टिकल्स क्या होता है? किसी भी जो पार्टिकल है, जो तीन पार्टिकल्स है हमारे पास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इसके एंटी पार्टिकल्स होते हैं। एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं? एंटी पार्टिकल्स मतलब होता है ऐसा पार्टिकल जो एंटी पार्टिकल का मास सेम है उसका, मतलब प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन का मास सेम होगा, चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा लेकिन अपोजिट होगा। प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, एंटी प्रोटॉन का नेगेटिव। न्यूट्रॉन चार्जलेस है तो एंटी न्यूट्रॉन का भी चार्जलेस तो चार्ज होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो एंटी प्रोटॉन एंटी पार्टिकल है, एंटी इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन, उसका चार्ज होगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो एंटी पार्टिकल का मतलब है मास जो होगा, दोनों का द्रव्यमान जो होगा समान होगा, सेम होगा, और उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, लेकिन चार्ज क्या होगा? अपोजिट। इसको बोलते हैं एंटी पार्टिकल। एक प्रश्न और पूछते हैं एंटी पार्टिकल से, जब दो एंटी पार्टिकल्स मिलेंगे तो क्या होगा? ये सवाल प्रश्न पूछा गया है। तो दो जब एंटी पार्टिकल्स मिलेंगे तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, एनिहिलेट कर देंगे। मतलब अगर प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन मिलता है तो एक दूसरे को क्या करेगा? नष्ट, तबाह कर देगा, एनिहिलेट या डिस्ट्रॉय कर देगा, और इससे ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा रिलीज होगी, नॉट उत्पन्न बट रिलीज होगी, एमिट होगी ऊर्जा, एनर्जी रिलीज होगा यहाँ से। ओके, तो व्हेन टू एंटी पार्टिकल्स मीट दे डिस्ट्रॉय ईच अदर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, पहले है, पहला एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। ओके, पॉजिट्रॉन को बोलते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, चार्ज अपोजिट होगा, मास सेम होगा लेकिन चार्ज अपोजिट होगा। ओके, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा लेकिन चार्ज अपोजिट होगा। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एंडरसन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। ये पूछता है सवाल में, सवाल पूछ लेगा आपसे, प्रश्न पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल को क्या बोलते हैं? आंसर वुड बी पॉजिट्रॉन। ओके, पॉजिट्रॉन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एंडरसन, एंडरसन इसके खोजकर्ता है। ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। क्यों पॉजिटिवली चार्ज है? ये एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। कितना हो जाएगा चार्ज इसका? इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा चार्ज मैग्नीट्यूड में, परिमाण में, लेकिन सिर्फ इसका साइन बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिट्रॉन का चार्ज हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ये जो मैग्नीट्यूड है ये क्या होगा? सेम होगा, इलेक्ट्रॉन जैसा ही होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैसा ही मैग्नीट्यूड होगा इसका, लेकिन इसका चार्ज विल बी अपोजिट। ओके, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो एंटी पार्टिकल क्या होता है? सेम मास, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम बट विद अपोजिट नेचर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ओके, पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव, डिस्कवर्ड बाय एंडरसन। ओके, नेक्स्ट प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल इज एंटी प्रोटॉन। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल इज एंटी प्रोटॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिव, एंटी प्रोटॉन इज विल बी नेगेटिव, विल बी नेगेटिव। ओके, इट वाज डिस्कवर्ड बाय सेगरे। सेगरे इसका खोज करता है। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या है? प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसका चार्ज कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो जाएगा चार्ज ऑफ एंटी प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज क्या है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्रोटॉन का चार्ज है। उसी का उल्टा चार्ज क्या हो जाएगा? एंटी प्रोटॉन का हो जाएगा, विच इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं?
चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। पीछे स्लाइड देखते हैं हम लोग, ये जो चार्ज है ये प्रोटॉन का चार्ज के बराबर है कि नहीं? ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, उसका चार्ज विल बी इक्वल टू, चार्ज जो उसका होगा किसके समान होगा? प्रोटॉन के समान। और जो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है एंटी प्रोटॉन, उसका चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका चार्ज किसके बराबर होगा, किसके समान होगा, किसके साथ सेम होगा? इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ये क्वेश्चन पूछा है पॉजिट्रॉन का चार्ज किसके समान होगा? आंसर विल बी प्रोटॉन। और वो एंटी पार्टिकल किसका है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। सिमिलरली एंटी प्रोटॉन किसका एंटी पार्टिकल है? प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है, एंटी प्रोटॉन। लेकिन उसका चार्ज किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो जाएगा। सेम चार्ज, एक का मैग्नीट्यूड, सेम मास एज प्रोटॉन, लेकिन सिर्फ क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। एंटी प्रोटॉन नेगेटिव, क्योंकि प्रोटॉन इज पॉजिटिव, एंटी प्रोटॉन विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, देन कम्स मीजॉन। मीजॉन की डिस्कवरी की थी डिस्कवरर इनके युकावा। तो याद कैसे करेंगे? माई से याद कर सकते हैं। मीजॉन युकावा, मीजॉन वाज डिस्कवर्ड बाय युकावा। ओके, मीजॉन को युकावा ने डिस्कवर किया था। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और न्यूट्रली चार्ज भी हो सकता है। और ये क्या है? इसका मास जो है 200 गुना टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से 200 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, कर सकते हैं पार्ट को। देन कम्स न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो एक दूसरे का एंटी पार्टिकल है। न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल न्यूट्रिनो। ओके, ये दोनों क्या है? न्यूट्रली चार्ज है, चार्जलेस है, या फिर इनका चार्ज क्या है? 0। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय पॉली। किसने डिस्कवर किया था? न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, पॉली ने किया था। ओके, पॉली साइंटिस्ट बहुत फेमस है केमिस्ट्री में। क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल्स है, और इसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, नेग्लिजिबल है, बट नॉट 0। ओके, तो न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो वॉज डिस्कवर्ड बाय पॉली, एंड ये क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल्स है। ओके, तो हमारे पार्टिकल्स सारे खत्म हो गए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमने पढ़ा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। एंटी पार्टिकल्स में हमने पढ़ा पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, मीजॉन, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। ओके, इसको रिवाइज कर लेंगे आप लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर पे आते हैं। एटॉमिक नंबर पे आते हैं। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इनके पास ये क्या है? एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर 111 क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को हम लोग लिखते हैं Z से। किससे लिखते हैं? Z से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेंगे, अगर एग्जांपल लेते हैं तो कार्बन के लिए 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन के लिए 7, ऑक्सीजन के लिए 8, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आयरन के लिए 26। ये जो सारे नीचे लिखते हैं हम लोग, ये है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है? किसी भी एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज एटॉमिक नंबर। समझते हैं इसको? कोई भी एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन क्या होगा? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही उसका एटॉमिक नंबर है। तो हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ओके, इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर Z। Z से इसको रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं। किसी भी न्यूट्रल एटम में जो जब वो कैटायन है, आयन फॉर्म नहीं किया है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन नहीं है, न्यूट्रल एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट नहीं किया है, तब इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दैट केस ओनली, न्यूट्रल एटम के केस में ही नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज ये चेंज हो सकता है। अगर वो आयन फॉर्म किया है तो उसका इलेक्ट्रॉन कम जाएगा या बढ़ जाएगा। ओके, अगर मेटल्स है तो कम जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन्स उसका बढ़ जाएगा। लेकिन प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सॉरी कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो प्रोटॉन विल बी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोटॉन को ही हमेशा लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर में क्या होता है? एटॉमिक नंबर मतलब कितने प्रोटॉन्स है उस नाभिक में, उस न्यूक्लियस में, एटम के, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय विच लेटर? Z। Z से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये याद रखना है, प्रोटॉन्स को कंसीडर किया जाता है एटॉमिक नंबर निकालने के लिए, नॉट इलेक्ट्रॉन। ओके,
न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सोडियम, सोडियम 11 नंबर पे आता है, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, सोडियम 11 है प्रोटॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दें अगर हम लोग इससे, तो ये बन जाएगा 10 Na+ बन जाएगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, है कि नहीं। लेकिन इसके पास प्रोटॉन कितने रहेंगे, प्रोटॉन विल बी 11, इलेक्ट्रॉन विल बी 10। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वैरी कर जाएगा, जैसे वो आयन बनेगा, कैटायन बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा। तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, 11 न्यूट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे वो आयन बना, कैटायन बना, वैसे उसके पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया किसी नॉन मेटल को, क्लोरीन वगैरह किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11 - 1 विच इज 10, लेकिन प्रोटॉन विल रिमेन कांस्टेंट। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा प्रोटॉन को ही मानते हैं, कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर लेने के लिए, परमाणु क्रमांक को लेने के लिए। ये स्लाइड आपको हो सकता है क्लियर हो गया हो। अब आते हैं मास नंबर पे, मास नंबर या द्रव्यमान संख्या जिसको बोलते हैं हिंदी में। जैसे कार्बन लेते हैं, कार्बन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन को वी कैन राइट लाइक दिस 14, ऑक्सीजन को वी कैन राइट लाइक दिस, या आयरन ले लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 6 और 50। तो ये जो ऊपर में है 12 या 14 या 16 ऑक्सीजन का या 56 आयरन का, ये सारे क्या, ये है मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। ओके, अब द्रव्यमान संख्या क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के नाभिक में, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो टोटल को बोलते हैं, सम को बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ओके, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो मास नंबर क्या है, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं मास नंबर। ओके, किसी भी नाभिक में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। अब आते हैं नंबर ऑफ, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ए से। जैसे कि किसी भी एलिमेंट को लेते हैं एक्स, ये कोई भी तत्व है, कोई भी एलिमेंट है, मेटल हो, नॉन मेटल हो, जो मेटलॉइड्स हो, कुछ भी हो, इसके यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जेड, एटॉमिक नंबर, है कि नहीं, वेरी गुड। देन कम्स यहाँ पे मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, तो परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। ओके, ये एक्स क्या है, एक्स इज एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, का जेड हो जाएगा एटॉमिक नंबर, ए हो जाएगा मास नंबर। ओके, अब आते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये क्वेश्चन पूछते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। जब मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे, ओके, घटाएंगे उसको, तो हमारे पास आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या आएगा, नंबर ऑफ, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम लोग सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मास नंबर है 23, इसके पास न्यूट्रॉन्स कितना होगा 23 - 11, मास नंबर को एटॉमिक नंबर से क्या करना है, माइनस करना है। ओके, व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी 12। या फिर एग्जाम में आया था, एल्यूमिनियम के पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं, एल्यूमिनियम के पास कितने, एल्यूमिनियम का है 13 और ये हो जाएगा 27, 27 - 13 इक्वल टू 14। ऐसे करके वी कैन फाइंड आउट हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज एनी एलिमेंट हैव बाय माइनस सबट्रैक्टिंग मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये दोनों को माइनस करके वी कैन फाइंड आउट कि उसका कितना है। क्लोरीन देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 35 - 17 इक्वल टू कितने आ जाएंगे, आप बताइए कमेंट में, आप इसका आंसर। ओके, एक चीज बताना था आप लोगों को, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब ऐसा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर है, किसी भी परमाणु के, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितना पार्टिकल्स है उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। इसमें दो चीजें आएंगी, दो चीजें इसमें आएंगी। ओके, एक है प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है, और एक है न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रली चार्ज या फिर चार्जलेस है, उदासीन है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स।
तो हम लोग ने पढ़ा था मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज मास नंबर। क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि व्हाट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से क्या दर्शाया जाता है, क्या दर्शा रहा है ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो आप न्यूक्लियॉन्स अगर नहीं समझ पा रहे न्यूक्लियॉन्स क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे कि वो मास नंबर है कि नहीं, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, नाभिक के अंदर है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस बोलेंगे। अब आते हैं इन लोग किससे बने हुए हैं, प्रोटॉन किससे बने हुए हैं, प्रोटॉन बने हुए हैं क्वार्क से, किससे बने हुए हैं, क्वार्क, और न्यूट्रॉन भी बने हुए हैं क्वार्क से, किससे बने हुए हैं, क्वार्क से। प्रोटॉन बना हुआ है अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, और ये भी बना हुआ है अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। प्रोटॉन के पास दो अप क्वार्क है, एक डाउन क्वार्क है, और न्यूट्रॉन के पास एक अप क्वार्क है, दो डाउन क्वार्क है। मतलब क्वार्क से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना हुआ है। ओके, क्वार्क से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना हुआ है। क्वार्क दो तरह के होते हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप क्वार्क से, अप क्वार्क कितने हैं प्रोटॉन में, दो है, डाउन क्वार्क कितने हैं, एक है। न्यूट्रॉन में अप क्वार्क कितने, एक है, डाउन क्वार्क कितने हैं, दो हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ईच ऑफ यू। अब आते हैं एटॉमिक नोटेशन। एटॉमिक नोटेशन मतलब किसी एटम को, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का, एटम को, परमाणु को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे नोटेट करते हैं, ठीक है, इसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कोई भी एलिमेंट लेते हैं हम लोग, एक्स, एक्स इज एनी एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, कुछ भी है ले लिए। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, जेड, जेड विल बी एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा मास नंबर। ओके, अगर न्यूट्रॉन निकालना है हमको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो कैसे करेंगे, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम लोग कार्बन, कार्बन का आइसोटोप्स लेते हैं। ओके, तो ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, ये क्या है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मास नंबर। ओके, या न्यूक्लियॉन्स। ओके, इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स है, कार्बन 6 के पास कितने न्यूट्रॉन्स है, 6, इसके पास कितने हैं, 7, इसके पास कितने हैं, 8। कैसे निकाल रहे हैं, 12 माइनस 6 6, 13 माइनस 6 7, 14 माइनस 6 8। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर विल गिव यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, एक सवाल पूछते हैं, बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। हाइड्रोजन का जो आइसोटोप्स है, समस्थानिक है, के बारे में सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, प्रोटियम के पास 0, 1 माइनस 1 0। ओके, हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम के पास कितने होंगे, 2 माइनस 1 1, और ट्राइटियम के पास कितने होंगे 2। कैसे निकाल रहे हैं, 3 माइनस 1। इसके पास कितने न्यूट्रॉन है, 2, इसके पास कितने न्यूट्रॉन है, 1, इसके पास कितने न्यूट्रॉन है, 0। प्रश्न पूछा था कौन से एलिमेंट के पास न्यूट्रॉन नहीं होता या 0 न्यूट्रॉन होता है, क्या आंसर होगा, आंसर वुड बी हाइड्रोजन। और कौन सा हाइड्रोजन, प्रोटियम। ओके, प्रोटियम इज द करेक्ट आंसर। प्रोटियम ऐसा हाइड्रोजन है, ऐसा हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, क्योंकि इसका नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। 1 माइनस 1 0, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड, आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा किस एलिमेंट के पास, किस तत्व के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्या आंसर होगा, हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन, प्रोटियम। ओके, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट जो है वो एवरेज मास है किसी भी एटम का, आइसोटोप्स को कंसीडर करते हुए, एवरेज मास ऑफ एन एलिमेंट्स एटम कंसिडरिंग ऑल दी आइसोटोप्स अकरिंग। ठीक है, मतलब ये कुछ खास नहीं है इसमें। ओके, एटॉमिक वेट हो जाएगा एवरेज मास। इसको एक्सप्रेस किससे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्रेस करते हैं एएमयू से। किससे करते हैं,
AMU एटॉमिक मास यूनिट, AMU एटॉमिक मास यूनिट, या फिर डाल्टन से करते हैं। डाल्टन से क्या समझ में आता है हम लोगों को? एटॉमिक वेट। क्या समझ में आता है? एटॉमिक वेट। और डाल्टन कौन है? फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, जिन्होंने फादर ऑफ सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था जिन्होंने। ओके, हो जाएगा, डाल्टन से एक्सप्रेस करता है एटॉमिक वेट को। नेक्स्ट आते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स या समस्थानिक। आइसोटोप्स क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं? फिर वही एग्जांपल लेंगे हम लोग, जिससे हम लोग आसानी से चीजों को समझ पाए। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, समस्थानिक है। तीनों का एटॉमिक नंबर कितना है? 111। मास नंबर कितना है? प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्राइटियम का 3। ओके, तो ये जो आइसोटोप्स है कैसे समझ में आएगा? जिसका मास एटॉमिक नंबर जो है सेम है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर 111, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर 1 2 3। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये क्या है? ये एक दूसरे का आइसोटोप्स है, फॉर्म है। आइसो मीन्स होता है सेम, आइसो मीन्स सेम, समस्थानिक आइसोटोप्स। ओके, तो आइसोटोप्स, तो क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? ओके, अब बताइए हमको इसके इसके न्यूट्रॉन कितने हैं? 1 - 1 0, कोई न्यूट्रॉन नहीं है इसके पास। 2 - 1 1, 3 - 1 2। ओके, तो प्रश्न पूछेगा कौन सा एलिमेंट है जिसका न्यूट्रॉन नहीं है, जिसके पास, विच हैज नो न्यूट्रॉन, विच हैज 0 न्यूट्रॉन। आंसर वुड बी हाइड्रोजन या प्रोटियम। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हाइड्रोजन 1 है, ये हाइड्रोजन 2 ड्यूटेरियम, और ये हाइड्रोजन 3 ट्राइटियम। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन कितने हैं? एक एक एक। इसके पास नो न्यूट्रॉन, इसके पास एक न्यूट्रॉन, इसके पास दो न्यूट्रॉन। ओके, तो नो न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन्स। इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। किसके पास नहीं है? हाइड्रोजन 1 के पास या प्रोटियम के पास नाइट्रोजन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है। ओके, ये बात याद रखना है आपको, प्रश्न आया है और फिर दोबारा आएगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं? कितने समस्थानिक है? 3। ओके, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तीनों के कितने एटॉमिक नंबर है? 6 6 6, 6 6 6। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो ये क्या हो जाएगा? आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। इसके पास कितने न्यूट्रॉन है? इसके पास कितने न्यूट्रॉन है? 6। इसके पास कितने न्यूट्रॉन है? 7। इसके पास कितने न्यूट्रॉन है? 8। 14 - 6 करेंगे, 13 - 6 करेंगे, आंसर आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये जो कार्बन 14 है, इसको रेडियो कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग में। रेडियो कार्बन डेटिंग से हम लोग करते हैं कि कोई फॉसिल्स जो है वो कितना पुराना है। तो ये सवाल, ये प्रश्न पूछा गया है कि रेडियो कार्बन डेटिंग कौन से कार्बन से करते हैं? कार्बन 12 नो, कार्बन 13 नो, कार्बन 14 से करते हैं। कार्बन 14 से, कार्बन 14 से क्या करते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नाइट्रोजन पे आते हैं। नाइट्रोजन के पास क्या है? 7 14, 7 और 15, 7 और 16। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, इसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। नाइट्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स हैं। इसके न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 7। इसके न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8। इसके न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 9। ओके, इसके कितने हो जाएंगे? 7। इसके कितने हो जाएंगे? 8। इसके कितने हो जाएंगे? 9। है कि नहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। ओके, ओके, ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3। ओके, ये 8 8 क्या है? एटॉमिक नंबर। 16 17 18 क्या? मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, इसको क्या बोलेंगे?
आइसोटोप्स, ये हो जाएगा ऑक्सीजन का आइसोटोप्स। आप बताइए कमेंट्स में, इनके पास कितने न्यूट्रॉन हैं, इनके पास कितने न्यूट्रॉन हैं, और इनके पास कितने, ओके, कमेंट डाउन। अब आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्लोरीन का। प्रश्न आया था क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं, कितने समस्थानिक हैं, व्हाट विल बी द आंसर, 2। ओके, हाइड्रोजन के कितने थे, 3। कार्बन के कितने थे, 3। नाइट्रोजन के कितने थे, 3। ऑक्सीजन के कितने थे, 3। लेकिन क्लोरीन के कितने हैं, 2। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, प्रश्न पूछा गया है सवाल। अब आते हैं इसका, ये जो आइसोटोप्स है 17 17 क्या है, एटॉमिक नंबर विच इज सेम, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, बट एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। और इनको इनसे माइनस करेंगे क्या निकलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा, ओके। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब आते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स, जैसे हम लोग आइसोटोप पढ़े, उसी का उल्टा होगा आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब अगर ये कोई एलिमेंट है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका मास नंबर है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे आइसोबार। क्या बोलेंगे, आइसोबार। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ओके, हो जाएंगे 18, हो जाएंगे 19, हो जाएंगे मास नंबर 40, मास नंबर 40, मास नंबर 40, ओके। तो ये 18 19 20 ये आइसोटोप्स नहीं है, आइसोबार्स है। क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज आइसोबार समभारिक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समभारिक। एग्जाम्पल क्या है, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये वाला एग्जाम्पल है इसका, बेस्ट एग्जाम्पल, ओके। नाउ हम लोग पढ़ते हैं आइसोटोन्स। व्हाट इज आइसोटोन्स, या सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन्स क्या होता है, आइसोटोन्स ऐसा स्पीशीज है, ऐसा केमिकल स्पीशीज है का न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा, न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा। आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल सल्फर का 16 और 36, क्लोरीन का 17 और 37। यहाँ पे देखिएगा इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 20। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 20। तो 20 इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज इक्वल, सेम इन बोथ द केसेस। सल्फर और क्लोरीन या आर्गन भी ले सकते हैं हम लोग, आर्गन में क्या आएगा, 18 और 38 लेते हैं, उसमें भी 20 आएगा। एन क्या आ रहा है, 20। तो ये जो सारे केसेस हैं, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम, ये क्या है, ये इनके सबके पास 20 न्यूट्रॉन्स है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा तो क्या होगा, आइसोटोन्स होगा, ओके। तो ये क्या है, आइसोटोन्स के एग्जांपल्स हैं। आपको माइनस करना है, माइनस कर, मास नंबर और एटॉमिक नंबर को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आंसर अगर सेम आएगा, जिसका वो है आइसोटोन्स, ओके। तो आइसोटोन्स में क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। और न्यूट्रॉन्स कैसे बने हैं, 2 डाउन क्वार्क, 1 अप क्वार्क से बने हैं, है कि नहीं। लास्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है, नाम में ही इसका रखा हुआ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता गया इलेक्ट्रॉन, आइसो मतलब हो गया सेम, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, एलिमेंट्स है, सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12 एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम का होता है एटॉमिक नंबर 13। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके 11 - 1 क्या आ जाएगा आंसर, 10। मैग्नीशियम के पास 12 है इलेक्ट्रॉन, 12 - 2 क्या आ जाएगा, 10। एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितना आंसर आएगा, 10। 10 10 10 क्या हुआ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस चार्ट को देखते हैं, इस चार्ट में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन 3 नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2।
लिथियम के पास कितने थे 3, एक दे देगा तो कितना बचेगा 2। बेरिलियम के पास है 4, 2 दे देगा कितना बचेगा 2। ठीक है, ये आयंस कैटायंस फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मतलब इसके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। नाइट्रोजन के पास होते हैं 7, 3 लेगा तो हो जाएंगे 10। ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, 2 लेगा तो बनेंगे O2 माइनस में 10, 8 + 2। फ्लोरीन के पास होता है 9, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा 10। नियॉन के पास होता है 10, तो 10 रहेगा। इनर्ट गैस है ये नियॉन, न्यू गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस। ओके, Na+ मतलब 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, लेकिन एक दे देगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, 11 - 1 10। मैग्नीशियम के पास होते हैं 12, 12 में 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा बचेगा 10। सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। कैसे 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम के पास, 13 उसका एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन वो दे देगा, डोनेट कर देगा, क्योंकि वो मेटल है, मेटल डोनेट करता है कैटायन बनने के लिए। एल्यूमिनियम के पास 13 है, 13 में 3 दे देगा कितना बचेगा 10। सब में क्या हो रहा है अभी तक 10-10 चल रहा है। अब आते हैं मीथेन में, CH4। मीथेन के कार्बन में कितने एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है 6, हाइड्रोजन कितने हैं 4, 6 4 10। अमोनिया में कितने हैं, नाइट्रोजन में 7 और हाइड्रोजन में 3, 7 3 10। हाइड्रोजन के H में कितने हैं 2, ऑक्सीजन में कितने हैं 8, 8 2 10। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF में कितने हैं 1, H में 1 है, F में कितने हैं, F में है 9, हो जाएंगे 1 + 9 10। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है सबका सेम है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। कुछ प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। कुछ प्रश्न ये है, पहला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस जो है, नाभिक जो है, किसी भी एटम का जो नाभिक है उसका रेडियस त्रिज्या कितनी, ये प्रश्न आया हुआ है। आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 1 फेम्टोमीटर। 1 फेम्टो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, नाभिक का त्रिज्या कितनी होती है एक परमाणु की, 1 फेम्टोमीटर। 1 फेम्टोमीटर कितना होता है 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻13 सेंटीमीटर। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज करेक्ट 10⁻13 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या दे रखा है 10⁻15 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ होना चाहिए मीटर। यहाँ अगर मीटर होता तो ये करेक्ट आंसर होता। ठीक है, तो सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। किसी भी परमाणु का जो नाभिक है उसका रेडियस, उसका त्रिज्या कितनी होती है 1 फेम्टोमीटर, मतलब 10⁻15 मीटर या 10⁻13 सेंटीमीटर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एम शेल। एम शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यहाँ पे क्या लगेगा बोरबेरी स्कीम लगेगा, बोरबेरी स्कीम है कि नहीं। बोरबेरी स्कीम क्या बोलता है 2n स्क्वायर रूल दिया, और 2n स्क्वायर में n क्या है नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट्स। एम शेल क्या होता है, पहला शेल है k, दूसरा शेल है l, तीसरा शेल है m, चौथा शेल है n। तो m कौन सा नंबर का शेल है, थर्ड शेल है, 3 नंबर वाला शेल है। 2n स्क्वायर लगाएंगे, 2n स्क्वायर मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, n मतलब नंबर ऑफ शेल। आंसर कितना आएगा 18। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, समझ में आ रहा है बोरबेरी स्कीम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए कौन सा वाक्य, कौन सा विकल्प सही है, क्या होगा आंसर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, आइसोटोप्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स में उल्टा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना, सेम मास नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर यहाँ पे आइसोटोप्स की जगह आइसोबार्स होता, समभारिक होता, तो ये वाला ऑप्शन ऑप्शन विकल्प ए, ऑप्शन ए करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के लिए क्या सही हो जाएगा, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब दो एंटी पार्टिकल्स मिलेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, तो क्या होगा, या प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन, तो क्या होगा।
न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन तो क्या होगा, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो तो क्या होगा। जब दो एंटी पार्टिकल्स मिलते हैं तो क्या होगा, दे डिस्ट्रॉय ईच अदर एंड रिलीज एनर्जी, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, और उससे ऊर्जा निकलेगी, रिलीज होगी, एमिट होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस आर क्वेश्चन। ओके, जब दो एंटी पार्टिकल मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, दूसरे को डिस्ट्रॉय करके एनर्जी रिलीज कर देंगे। ओके, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा। एंटी प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, एंटी प्रोटॉन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, चार्ज कितना है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैसे ही एंटी प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, एंटी प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, एंटी प्रोटॉन का चार्ज होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हो जाएगा एंटी प्रोटॉन का, विच इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो एंटी प्रोटॉन का चार्ज होगा, और प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो पॉजिट्रॉन का चार्ज होगा, जो कि एंटी इलेक्ट्रॉन। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।